हेलो महान लोगों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं। मैं आशुतोष अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो हैप्पी ट्रेडिंग बोल करके आज हम लोग एसआईपी की क्लास का तीसरा सेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये है थोड़ा टेक्निकल, तो इसलिए आप लोगों को अपना दिमाग जो है थोड़ा सा ज्यादा सीरियस होकर के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, टेक्निकल वर्ड है और इसका ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा सिलेबस का हिस्सा है, तो हम लोगों को समझना है, हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों को A to Z नॉलेज इसमें हासिल करना है। ठीक, तो यहां पर जो आज का जो हम लोग का क्लास है वो NAV पर है। ठीक है, अब ये NAV क्या है? NAV का मतलब होता है नेट, ठीक है, एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू को हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वही हम लोगों का NAV कैलकुलेशन में आता है। ठीक, तो आज हम लोग NAV को पढ़ेंगे कि ये नेट एसेट्स वैल्यू है क्या। इसके लिए आगे चलते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं कि भाई ये नेट एसेट्स वैल्यू क्या है। तो नेट एसेट्स वैल्यू के लिए आप चीजों को समझिए। देखिए, नेट एसेट्स वैल्यू NAV, NAV का मतलब होता है दिस इज अ की मैट्रिक्स, मतलब ये इस तरीके से बनाई गई योजना है टू एवेल्युएट, मतलब जो इस चीज का कैलकुलेशन करती है, जो इस चीज का आंकड़ा लेकर के रखती है, द परफॉर्मेंस, मतलब उस शेयर का, उस बॉन्ड का, उस इक्विटी का, उस SIP का। ठीक है, पर्टिकुलर परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक, मतलब सिर्फ यहां म्यूचुअल फंड लिखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसमें सिक्योरिटीज की भी बात होती है, इसमें बॉन्ड्स की भी बात होती है, ठीक है, इसमें कॉर्पोरेट्स की भी बातचीत होती है। तो ओवरऑल जो भी आप शेयर्स देख रहे हैं, स्टॉक देख रहे हैं, इक्विटी देख रहे हैं, म्यूचुअल फंड देख रहे हैं, बॉन्ड्स देख रहे हैं, सिक्योरिटीज देख रहे हैं ना, तो उसमें जो परफॉर्मेंस होती है उसको कैलकुलेट करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? NAV के ऊपर होती है। ठीक है, ये एक प्रकार का मैट्रिक्स है जो इस चीज का कैलकुलेशन करता है। इट रिप्रेजेंट्स, ये बताता है द पर यूनिट, देखो ये इंपॉर्टेंट शब्द है, पर यूनिट मार्केट वैल्यू। ठीक है, पर यूनिट मार्केट वैल्यू बताता है ऑफ ऑल सिक्योरिटीज, देखो अभी मैंने बताया था, हेल्ड बाय द म्यूचुअल फंड स्कीम्स माइनस इट्स लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला है, अभी आगे चल करके हम इस सूत्र को समझेंगे। अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि नेट एसेट वैल्यू NAV का काम होता है कि ये परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है सिक्योरिटीज के, म्यूचुअल फंड के। ठीक है, और इसका काम होता है पर यूनिट मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज, पर यूनिट। जैसे कि उदाहरण देते हैं, उसको सिंपल करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये टेक्निकल शब्द है, तो जाहिर से तो थोड़ा आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ सकती है, लेकिन आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए इसको सरल करता हूं। जैसे आप एक शब्द में गए बाजार, तो बाजार गए अपने नियर बाई में, बाजार का मतलब मार्केट। तो दो शब्द समझिए, जब मैं इंग्लिश में यहां बोला मार्केट तो समझ जाइए कि मैं बात कर रहा हूं स्टॉक मार्केट की, जब मैं बात कर रहा हूं हिंदी में बाजार के, तो समझ जाइए कि आपके मोहल्ले के बाहर या फिर आपके समाज का। ठीक है, अब एक ये समाज का है और ये स्टॉक मार्केट का है। अब आपने मान लीजिए कि आप गए और आप गए सब्जी की बाजार में। ठीक, तो सब्जी के बाजार में गए तो जाहिर सी सब्जी मंडी जिसको आप कहते हैं, लेकिन यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि आप कमोडिटीज मार्केट में जाएंगे। ठीक, जैसे यहां पे सब्जी खरीदना है तो सब्जी बाजार गए, उसी तरीके से जब इस तरीके से खरीदारी होती है खाने पीने या सोना चांदी, तो कमोडिटीज मार्केट में होती है। ठीक, तो कमोडिटीज मार्केट कह लिया। अब भाई जब आप सब्जी लेने के लिए बाजार गए, ठीक है, सब्जी लेने के लिए बाजार गए, तो वहां पे आपने पर्टिकुलर पूछा आलू के बारे में, तो उसने कहा कि भैया बाजार में आलू की कीमत 25 रुपया केजी चल रही है। तब उसने क्या कर दिया? 25 रुपए केजी कर दिया। केजी आपका वैल्यू हो गया भाई, माप हो गया कि 1 केजी देंगे, कितने में दोगे? 25 रुपए में देंगे। तो देखो 1 केजी की कीमत 25 रुपए हो गई, इसको कह देंगे NAV। ठीक, उसी तरह से जब स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो चाहे आप इक्विटी पे जाइए, सिक्योरिटी पे जाइए, ठीक है, चाहे बॉन्ड्स में जाइए, चाहे म्यूचुअल फंड में जाइए, तो जैसे आपने यहां आलू खरीदा, वहां मान लेते हैं कि आपने कोई इक्विटी खरीदी, कोई स्टॉक खरीदा, कोई म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा, कोई बॉन्ड आपने सोचा, तो उसकी कीमत क्या है? वही आपके लिए
एनएवी का काम करती है, उसी को कहते हैं नेट एसेट वैल्यू, उस चीज की अपनी पर यूनिट वैल्यू। देखो ये पर यूनिट है, मतलब 1 केजी की कीमत 25 रुपए है, तो अगर आपको मान लीजिए यहाँ 10 केजी खरीदना होगा तो भैया आपको कितना देना पड़ेगा, 250 रुपया। तो इसी तरीके से यहां पर जब भी हम म्यूचुअल फंड में किसी भी स्टॉक्स को खरीदते हैं, इक्विटी को खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, सिक्योरिटीज खरीदते हैं, तो उसकी पे पर यूनिट मतलब उसकी 1 यूनिट की कीमत क्या लगाई गई है उसको कहते हैं नेट एसेट वैल्यू। और इसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना, इसको जो परफॉर्मेंस को ट्रैक करा जाता है वो पूरा एनएवी के अंदर होता है। इज इट फाइन, क्लियर हो गया। एनएवी का जो फॉर्मूला है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे पर यूनिट वैल्यू निकाली जाती है, ये तो मैं आगे पढ़ा ही दे रहा हूं, लेकिन देखो आज की डेट में ना इट इज क्वाइट इजियर, ये बहुत आसान हो गया। पहले जब ये सारी चीजें ना मैट्रिसेस के थ्रू हुआ करती थी, कागजों के थ्रू हुआ करती थी ना, तो हम लोगों को इसको राइट डाउन करना होता था और समझना होता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सामने सारी चीजें एलटीपी के नाम से, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, एलटीपी के नाम से भी आप देखते हैं, यूनिट्स कितने रुपए की इस वक्त चल रही है बाइंग एंड सेलिंग में, उसकी कीमत इस वक्त क्या चल रही है, वो सारी चीजें आज की डेट में क्लियरली डिस्प्लेड है। लेकिन हमारा आपका फर्ज है एक एक टर्म्स को समझना ना। तो अब आप देखते हैं कि कोई भी आप इक्विटी में जाते हैं या म्यूचुअल फंड में जाते हैं, इसको सरल करते हैं, ट्रेडिंग में जाते हैं, तो ट्रेडिंग में आप देखते हैं ना कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे कोई चीज खरीद रहे हैं तो कितने की खरीद रहे हैं, ठीक है, उसकी पर यूनिट वैल्यू क्या है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एन फॉर नेट, ए फॉर एसेट, वी फॉर वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू इज द की मैट्रिक्स यूज्ड टू एवेल्युएट, मतलब कैलकुलेशन के काम आता है परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस क्या है, जैसे मान के चलिए कि आज कोई चीज 25 रुपए किलो आलू था, तो जाहिर तो अभी 15 दिन पहले कुछ और रहा होगा, 1 साल पहले कुछ और रहा होगा, 2 साल पहले कुछ और रहा होगा। तो उस समय के सारे नेट एसेट्स वैल्यू, उस समय की पूरी परफॉर्मेंस चार्ट आपके पास आज की डेट में अवेलेबल है, ठीक है ना। तो अब आपको तो ये चीज कैलकुलेट करना नहीं पड़ता, फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ता, लेकिन परफॉर्मेंस को स्टडी करने के लिए एनएवी का एक रोल है। लेकिन आज की डेट में तो सब कुछ आपके सामने डिस्प्लेड हो जाता है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, स्क्रीनर पे चले जाइए, मनी कंट्रोल पे चले जाइए, देयर आर नंबर ऑफ वेबसाइट जो कि पूरी आज की डेट में हिस्ट्री ही निकाल करके दे रहे हैं, लेकिन हमारा फर्ज है इसको समझना, ठीक है। ऑफ द म्यूचुअल फंड दैट इज, अब ये फॉर्मूले पे चलते हैं कि भाई इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए आपके सामने ये देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप इसको एक बार समझ लीजिए। मार्केट वैल्यू ऑफ फंड्स एसेट्स, इस वक्त मार्केट में वैल्यू क्या है, ठीक है, फंड्स के उस समय की वैल्यू क्या है, जो फंड्स के एसेट्स हैं इसको समझिए, फंड्स के एसेट्स, ये मार्केट वैल्यू क्या है उसकी, ठीक, माइनस लायबिलिटीज, उसके ऊपर कितनी लायबिलिटीज है, कितना कर्ज है, ठीक है, कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितने खर्च हैं ऐसे कह लीजिए, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट, और कितना उसके पास इस वक्त बचा हुआ है, ठीक। और ये तीनों आपके पास सिंपल लिखा रहता है, ठीक। आपको इसको जाकर के ये भी फाइंड आउट नहीं करना है कि भैया आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितनी है, क्योंकि आपको थोड़ी ना पता है कि आउटस्टैंडिंग यूनिट कितनी है ना, वो तो कंपनी अपने परफॉर्मेंस चार्ट में बताती है कि मेरे पास इतने एसेट्स हैं, मेरे पास इतनी लायबिलिटीज हैं। जब आप स्क्रीनर्स को यूज करेंगे, तो हम लोग स्क्रीनर हुआ, मनी कंट्रोल हुआ, इस तरीके की जितनी वेबसाइट है, मैंने आप लोगों को कमिटमेंट किया हुआ है कि हम लोग एक एक सीरीज को पूरी क्लास में कवर करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, अगर वो कहीं से भी उनको लगता है कि सर मुझे अपना खुद का एक पोर्टफोलियो बनाना है, या फिर आप स्क्रीनर की मदद से कैसे इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं ना, कि कौन कौन से स्टॉक्स, मतलब मिड कैप में जाएंगे कि आप लार्ज कैप कंपनी में जाएंगे, कैसे अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी जो कि पेनी स्टॉक्स हैं, तो उसमें कैसे हम लोग रिसर्च, तो ये सारी चीजें इस तरीके के प्लेटफॉर्म, चाहे स्क्रीनर हुआ, मनी कंट्रोल, जितने भी इस तरीके की वेबसाइट है ना, उस पर मैं पूरा इंडिविजुअल एक एक क्लास आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि माय डियर, जो आपके जितने भी कंपनीज है ना, वो आपके पीछे अपनी पूरी परफॉर्मेंस का चार्ट देती हैं, अपना बैलेंस शीट देती हैं, अपना प्रॉफिट लॉस देती हैं, अपने एसेट्स की काउंटिंग देती हैं, लायबिलिटीज की काउंटिंग देती हैं ना। तो ये सारी चीजें वो नंबर्स में देते हैं, तो आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। और इस फॉर्मूले पर जाइए, फंडा आपके मार्केट वैल्यूज जो है उस फंड्स के एसेट्स की, उसको रखिए, उसकी लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट। और ये फॉर्मूला लगाने की भी इसलिए आवश्यकता इसलिए नहीं है
क्योंकि मैंने आपको इसका उदाहरण भी दे दिया कि देयर आर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो कि एग्जैक्टली कैलकुलेट करके सारी चीजें आपके सामने डिस्प्ले करता रहा है, लेकिन हम लोगों का एज ए टीचर फर्ज बनता है कि सारी चीजों को एक एक करके समझाया जाए, राइट। तो अब बात करते हैं इसमें कि यूनिट प्राइस होती क्या है। तो यूनिट प्राइस मैंने अभी आप लोगों को एक उदाहरण के तहत बताया, किसी भी एक प्रोडक्ट का, ठीक है, किसी भी अपने प्रोडक्ट की अपनी कॉस्ट होती है, ठीक है। तो पर यूनिट उसकी जो कॉस्ट तय की गई है मार्केट में, वही एनएवी जो है क्या करता है, इवैल्यूएट करता है। जैसे देखिए एनएवी रिप्रेजेंट्स द पर यूनिट प्राइस, एक यूनिट की कीमत क्या है ऑफ द म्यूचुअल फंड। मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड की ये बात नहीं है, ये हर एक सेक्टर्स में, चाहे आप इंडेक्स में ही क्यों ना हो, वहां पर भी पर यूनिट प्राइस को कैलकुलेशन करने की जिम्मेदारी एनएवी की ही है, ठीक है। When you invest in a mutual fund, you are buy units. आप क्या खरीदते हैं, यूनिट्स खरीदते हैं। इससे पहले भी तो हम लोग बात किए थे ना कि 25 रुपए केजी आलू खरीदते हैं, तो आलू क्या हो गया बताइए आप, एसेट्स हो गए, राइट। कैसे रुपए में खरीदते हैं, 25 रुपए में खरीदते हैं। कितनी यूनिट के साथ खरीदते हैं, 1 केजी यूनिट 25 रुपए में आती है। अब बात समझ आ गई। तो इसका पूरा जो डिटर्मिनेशन, इसका जो डिटरमाइंड करती है, वो सारी चीजें कौन करता है, एनएवी करता है। एनएवी इज अफेक्टेड बाय द, अभी कहां कहां एनएवी पे इंपैक्ट आता है ना, थोड़ा सा टर्म्स जो है टेक्निकल है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा बहुत इजी माध्यम से समझाने की, और आप इसको स्किप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा, यह जरूरी नहीं है कि अगर आप एक सिलेबस कवर कर रहे हैं, उसमें कोई टॉपिक आपको किसी वजह से समझ थोड़ा कम आ रहा है तो उसको स्किप कर दिया जाए। दैट इज नॉट अ राइट वे, दैट इज नॉट अ राइट एटीट्यूड ना। तो आपको क्या करना है, समझना है, थोड़ा थोड़ा समझना है। जहां पे आपको समस्या है नीचे मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि मैं इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ पाया, तो हम अगले वीडियो इसको और डिटेल्ड लेकर के आ जाएंगे ना। तो एनएवी इज अफेक्टेड बाय द फंड्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब उस फंड को ऑपरेट करने में कितना कॉस्ट आ रहा है, इस पहला इफेक्ट आता है एनएवी के ऊपर और फंड्स के ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सपेंस में। अब जैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट को अगर हम इस टर्मिनोलॉजीज में देखेंगे ना तो आपके लिए लेंदी हो जाएगा, लेकिन आप इसको सरल भाषा में समझिए। अब भाई 25 रुपए केजी अगर कोई चीज का आलू आपको बोला गया कि भाई 25 रुपए किलो आलू है, तो वो एक जगह से मतलब किसान से शुरू हुआ होगा और मार्केट तक आने में उसके ऑपरेशंस है ना, अलग अलग सेगमेंट्स हैं, अलग अलग तौर तरीके हैं, तो वो जितने एक्सपेंसेस हैं उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट में देखा गया। विच इंक्लूड्स मैनेजमेंट फीस, इसमें ऑपरेट करने के लिए कौन कौन इंक्लूड है, मैनेजमेंट फीस, जो मैनेजमेंट पीछे बैठा हुआ है वो देख रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जो उसके पीछे एडमिन पैनल बैठा हुआ है उसकी कॉस्ट है, एंड अदर चार्जेस। और ये जितने भी चार्जेस हैं वो आपके पास डिस्प्लेड होता है। और ओवरऑल मैं आपको बताता हूं कि अब तो आपको सीधा सीधा बस इतना पता होता है कि मार्केट में 25 रुपए किलो आलू चल रहा है, उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन बनाते हैं, ना कि आप उस जगह पर जाकर के इस बात से कैलकुलेशन करते हैं या रिसर्च करते हैं कि उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है। ऐसा करके तो नहीं करते हैं ना जनरली, बस आपको सिंपल सी समझ में आता है कि भाई 25 रुपए किलो आलू दे रहे हो, पर यूनिट कॉस्ट 25 रुपए पड़ रही है, तो ऐसा करो इसको ठीक ठाक लगा दो। तो बाय एंड आस्क यहां से शुरू हो जाता है कि आप कहते हैं भाई 23 लगा दो, 22 लगा दो, तो आप 22 रुपए केजी पर यूनिट, अगर उसको लगता है, अपने कॉस्ट को देख लेते हैं, अगर उसको लगता है कि हाँ 22 रुपए केजी मुझे दे देना चाहिए तो आपको दे देता है। बात समझ रहे हैं ना। तो इतनी ही लड़ाई लगभग आपके पास है। अब ये कैसे कैसे अफेक्टेड होती है इसको समझिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैलकुलेशन, एनएवी इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे, मतलब आज आपने कोई भी यूनिट परचेज किया, जो भी उसकी आस्क प्राइस हो, जो भी उसकी बिड प्राइस हो, ठीक है, आपने उसको परचेज कर लिया, समय के अंत में जैसे ट्रेडिंग खत्म हो रही है तो एनएवी उसको कैलकुलेट करेगी। दिस डेली कैलकुलेशन इंश्योर्स दैट इन्वेस्टर्स आर बाइंग एंड सेलिंग यूनिट्स एट अ फेयर अप टू डेट एंड प्राइस, मतलब इसका कैलकुलेशन इंडेक्स को भी होना चाहिए, सेबी के पास भी होना चाहिए, कंज्यूमर के पास भी होना चाहिए ना, तो इन्वेस्टर्स के पास भी होना चाहिए। तो यहां पर इसका मेन कैलकुलेशन एनएवी का क्या है कि भाई फ्रीक्वेंटली आप क्या कर रहे हो, परचेजिंग एंड सेलिंग कर रहे हो, सेलिंग एंड बाय कर रहे हो, यूनिट्स में कर रहे हो, तो उसका पूरा लेखा जोखा जो आप फ्रीक्वेंटली सेलिंग एंड बाय कर रहे हैं यूनिट वाइज, तो उसका कैलकुलेशन बहुत फेयरली आपके सामने डिस्प्ले हो, उसकी जिम्मेदारी एनएवी की होती है, एसेट्स वैल्यू की होती है। दूसरा है मार्केट फ्लक्चुएशन।
मार्केट फ्लक्चुएशन का मतलब ही क्या होता है, अभी आगे चल करके हम लोग एक क्लास पढ़ेंगे, वो बहुत बेहतर क्लास होगी, वो आपके सीखने लर्निंग के लिए सबसे पावरफुल टूल्स के लिए काम करेगा। जैसे आप देखते हैं ना कि मार्केट अप जा रही है, फिर थोड़ी देर बाद डाउन जा रही है, फिर थोड़ी देर बाद कंसोलिडेट हो जा रही है, तो इसका मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं कि मार्केट मूव्स कर रही है। अब व्हाई मार्केट मूव्स, मार्केट क्यों मूव करती है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ होगा ना। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का काम है। जिस तरीके से आप सेलिंग करते हैं ना, बाय करते हैं, तो बाय एंड सेलिंग की वजह से मार्केट मूव करते हैं, पूरी पूरी क्लास है उसकी। तो बस कंटिन्यू बने रहना, बस ये समझना है कि मार्केट फ्लक्चुएशन क्यों करती है। तो मार्केट फ्लक्चुएट करने का मुख्य कारण क्या है कि बाय एंड सेलिंग का जैसे जैसे प्रोसेस इंडेक्स पर चल रहा होता है, उसी के अनुसार मार्केट फ्लक्चुएट करती है या मार्केट वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब भी होता है मार्केट की चलन। बात समझ आ गई। तो कहते हैं एनएवी इज सब्जेक्ट टू मार्केट फ्लक्चुएशंस। मार्केट फ्लक्चुएशंस क्यों हो रहा है, बात शब्दों पे जाइए। मार्केट फ्लक्चुएशन, मार्केट फ्लक्चुएशन का मतलब ये हुआ कि मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है। तो मार्केट फ्लक्चुएट का मतलब मैंने तो आपको वैसे भी बता दिया था कि मार्केट फ्लक्चुएट का मतलब होता है कि मार्केट वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल ऐसे ऐसे जो मार्केट चल रही है ना, इसी को कहते हैं मार्केट का फ्लक्चुएशन। ठीक, अब मार्केट का जो फ्लक्चुएशन है वो आप देख रहे हैं, इसी को वॉलेटाइल भी कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। इसी को फ्लक्चुएशन भी कहते हैं। ठीक, तो क्यों करते हैं इसको मैंने आपको बता दिया कि ये बाय एंड सेलिंग की वजह से ही होता है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हुआ, एनएवी इज सब्जेक्ट टू मार्केट फ्लक्चुएशन, द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द म्यूचुअल फंड। कितनी सिक्योरिटी म्यूचुअल फंड के द्वारा रखी गई है अपने पास। ठीक है, कैन वी चेंज बेस्ड ऑन अ मार्केट कंडीशन। जाहिर सी बात है, आप सेलिंग एंड बाइंग में क्या करते हैं भाई, 25 रुपए केजी अगर आलू है और अचानक से उसका आपके पास होल्डिंग जो है मान लेते हैं 100 किलो है। ठीक, होल्डिंग है आपके पास, मतलब आपके पास आप 100 केजी आलू आप रखे हैं एज ए व्यापारी। ठीक, और अभी मार्केट चल रही है 25 रुपए केजी में। ठीक, तो 25 रुपए केजी में अगर चल रही है और मार्केट अगर 25 रुपए केजी से किसी वजह से कोई इंपैक्ट आया और मार्केट जो है वो 30 रुपए केजी हो गई। ठीक, तो आपका यहां प्रॉफिट तो शुरू हो गया 30 रुपए केजी की वजह से। मार्केट तो यहां पर आपने क्या देखा, 25 से 30 होने का मतलब ये हुआ कि वही चीज जो आपके पास 100 रुपए केजी में था, लेकिन आपको तो लगा कि भाई बड़ा प्रॉफिटेबल हो गया। 100 केजी हमारे पास पहले से डंप था, 25 रुपए केजी के हिसाब से मार्केट की कंडीशन थी, लेकिन अभी मार्केट किसी वजह से फ्लक्चुएट हुआ और 30 रुपए केजी के हिसाब से डिमांड शुरू हुआ। तो 30 रुपए केजी के हिसाब से देखिए यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एनएवी आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, मतलब आप एक मार्जिन में चले गए और आप प्रॉफिटेबल हो गए। अब ठीक है, अब यही देखो दूसरी साइकोलॉजी, इसी को कहते हैं स्टडी। अब इसकी दूसरी साइकोलॉजी देखो, अचानक से अगर आलू जो है वो 100 रुपए केजी हो जाएगा और आप इसको होल्ड करके रख जाएंगे कि 100 रुपए भैया हमारे पास 100 केजी आलू है, 100 रुपए केजी हो गया भाई साहब, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। नहीं, यहां साइकोलॉजी आपकी विपरीत हो गई। क्यों विपरीत हो गई, कि 100 रुपए जो केजी आपके पास आलू है, 100 केजी जो आपके पास आलू है, अब 100 केजी की कीमत हो गई, 100 रुपए पर केजी की कीमत हो गई, तो आपकी बाइंग पावर भी तो लोगों की घट गई ना। अब जब लोग खरीदेंगे ही नहीं तो तुम्हारे पास रखे रहने दो। बात समझ रहे हो, मार्केट की कंडीशन के अनुसार, मार्केट जिस तरीके से फ्लक्चुएट करती है उसके अनुसार किसी भी म्यूचुअल फंड के पास कैसे एसेट्स हैं वो बेस्ड ऑन होती है मार्केट की कंडीशन के अनुसार। ठीक है, तो ये रफली मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। तो यहां पर इस चीज को समझना है, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि देखिए अभी तक आपके पास 100 केजी आलू था, 25 रुपए केजी में चल रहा था, मार्केट में अलग से एक फ्लक्चुएशन आई, 30 रुपए केजी के हिसाब से डिमांड हो गया, आप अच्छे प्रॉफिट में चले गए। लेकिन अचानक से अगर कोई कंडीशन ऐसी बदली कि मार्केट किसी वजह से 100 रुपए, अभी प्याज का आपने उदाहरण देखा होगा, 200 रुपए 150 रुपए किलो हो गया, टमाटर का भी अभी आपने लगभग उदाहरण पीछे देखा होगा, तो क्या उस समय बाइंग पावर आई? नहीं आई, लोगों ने खरीदना ही बंद कर दिया। तो इसका मतलब थोड़ी ना कि अब आप 100 केजी अपने पास रखे हुए। तो ये मार्केट की कंडीशन, मार्केट के फ्लक्चुएशन के हिसाब से ही उस एसेट्स की वैल्यू बनती है, और जो पर यूनिट कॉस्ट उसकी वैल्यू बनती है उसी को एनएवी रिप्रेजेंट करता है। यही आप लोगों को समझना है। इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टर्स, ये देखो सभी के लिए है। जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप भी इन्वेस्टर्स हैं, एज अ रिटेलर हैं कि एफआईआईज हैं। एफआईआईज का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर, डीआईआईज का मतलब होता है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। ठीक है ना, तो जो म्यूचुअल फंड के बड़े लोग हैं वो डीआईआईज हो जाते हैं, हम और आप जो हैं वो रिटेलर्स हो जाते हैं। तो है तो आप भी इन्वेस्टर्स, 10,000 रुपए भी अगर जमा कर रहे हैं तो इन्वेस्ट ही कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टर्स हो गए। अब यहाँ पे व्हाइल एनएवी इज इंपॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग द पर यूनिट वैल्यू ऑफ अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के एक की वैल्यू पर यूनिट में क्या है,
Investors should also consider other factors such as the funds investment strategy. अभी इससे पीछे आपने पढ़ा था ना कि वो जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कितनी अलग अलग जगहों पर बढ़ रही है, कितनी अलग अलग जगहों पर हो रही है, ठीक, कितना कॉस्ट आ रहा है। वो जो कॉस्ट इफेक्शन है ना वो इन्वेस्टर्स के पास कैलकुलेटेड रूप में एकदम बेहतर तरीके से डिस्प्ले होता है। यही काम जो है आपके एनएवी का है, ठीक है ना। इससे आपको मदद क्या मिल जाती है कि आप रिस्क प्रोफाइल को कैलकुलेट कर सकते हो, उस कंपनी के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कर सकते हो ना थ्रू टू दिस। यही चीज है इसका, देखिए यहाँ पे है ना, परफॉर्मेंस कैलकुलेट करिए, रिस्क प्रोफाइल करिए, एक्सपेंस रेशियो उसका देखिए। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके थ्रू आप कंपनी की पूरी जन्म कुंडली को खंगालते हैं, देखते हैं, और इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं। एनएवी तो एक छोटा सा टर्म्स है, अभी इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं और एक एक टर्म्स को हम लोग बहुत ही क्लियरली पढ़ते चलेंगे। और इसी के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। साइनिंग आउट।